हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। अगेन इस वीडियो में मैंने कुछ इडियमेटिक सेंटेंसेस को लेकर के उन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है और इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो में भी मैंने इसी तरह के इडियमेटिक सेंटेंसेस को लेकर उनके बारे में चर्चा की है, तो उस वीडियो को जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो में भी मैंने हिंदी से इंग्लिश में इन इडियमेटिक सेंटेंसेस को जो इंग्लिश के इडियमेटिक फ्रेजेस हैं उनका यूज करके हमने बताया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। जैसे पहला हमारा इडियमेटिक सेंटेंस है आई एम लूजिंग माई कूल। जैसा कि आप देख रहे हैं आई एम लूजिंग माई कूल। अब इसके थोड़ा सा भाव को, जो सामान्य वे में भाषा है, लैंग्वेज है, इसके सामान्य अर्थ को पहले समझें। आई एम लूजिंग, मैं खो रहा हूँ। लूज मीन्स खोना, तो आई एम लूजिंग, मैं खो रहा हूँ। क्या खो रहा हूँ? माई कूल, अपना ठंडापन। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के भीतर जो शांत भाव है, जो ठंडा भाव है, जो बिना नाराज हुए का भाव है, उसको वह खो रहा है। यानी अपने ठंडेपन को खो रहा है, अपने शांति के भाव को खो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह नाराज़ हो रहा है, धीरे धीरे गुस्से में आ रहा है, धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, अपना वह आपा खो रहा है। तो उसी को हम कहते हैं आई एम लूजिंग माई कूल। मैं अपना आपा खो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? आई एम लूजिंग माई कूल का यूज करके। एक बात और ध्यान में रखेंगे कि आई की जगह कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है और उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो यह हेल्पिंग वर्ब है वह हेल्पिंग वर्ब यहाँ कोई भी हो सकती है। जैसे ही विल बी लूजिंग हिज कूल, वह अपना आपा खो रहा होगा। यू आर लूजिंग योर कूल, तुम अपना आपा खो रहे हो। माई फादर इज लूजिंग हिज कूल, मेरे पिताजी अपना आपा खो रहे हैं। शी इज लूजिंग हर कूल, वह अपना आपा खोल रही है। वी आर लूजिंग आवर कूल, हम अपना आपा खो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आई और एम की जगह जो है और फिर यहाँ माई की जगह उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम एक एक करके वाक्यों को आराम से देखते हैं। मैं अपना आपा खो रहा हूँ, यानी आई एम लूजिंग माई कूल। तो अब इस पर देखिए कुछ सेंटेंस मैंने लिया है और इस सेंटेंस को पहले ही बना दिया है ताकि हमारा समय भी बचत हो और हमारा जो नेट का खर्च होता है वो नेट का खर्च भी बचे और हम चीज़ को आसानी से समझ भी सकें। क्योंकि कभी कभी होता है कि कमेंट्स आते हैं कि वीडियोस लंबे हो जाते हैं और उस लंबे वीडियो को देखने में जो है दिक्कत होती है। तो मैं इस बात को भी मानता हूं, लेकिन हमारा वीडियो इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि हम चीज़ों को समझ ना सकें। तो फिलहाल समय न नष्ट करते हुए चलिए आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है इतनी गड़बड़ी देखकर मैं अपना आपा खो रहा हूँ। अब इस वाक्य को अगर देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है इतनी गड़बड़ी देखकर, यह एक पार्ट है, और फिर मैं अपना आपा खो रहा हूँ तो आई एम लूजिंग माई कूल। ये तो सामान्य हो गया, आई एम लूजिंग माई कूल। इतनी गड़बड़ी देखकर, तो यहाँ देखिए देखने का काम पहले हुआ है तो इसकी वर्ब में आई एन जी जोड़ करके हम उसको जीरन बना देंगे और तब हमारा वाक्य बनेगा इतनी गड़बड़ी देखकर। आफ्टर सीइंग ऑल दिस मेस, आफ्टर सीइंग देखकर, क्या देखकर? ऑल दिस, इतनी जो है गड़बड़ी, मेस। तो आफ्टर सीइंग ऑल दिस मेस आई एम लूजिंग माई कूल। तो हम इस वाक्य को बनाएंगे आई एम लूजिंग माई कूल आफ्टर सीइंग ऑल दिस मेस। ध्यान में रखें, आई एम लूजिंग माई कूल, मैं अपना आपा खो रहा हूँ, और जो पहले काम हुआ उसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो आई एम लूजिंग माई कूल आफ्टर सीइंग ऑल दिस मेस। अब सी चूंकि देखना होता है उसको सी में आई एन जी जोड़ करके इसको जेरंड बना दिया गया। तो सीइंग मीन्स हो जाएगा देखकर और ऑल दिस मेस, इतनी गड़बड़ी। तो आई एम लूजिंग माई कूल आफ्टर सीइंग ऑल दिस मेस।
इसी वाक्य को हम पहले भी लिख सकते हैं, पहले दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, जैसे जो है इतनी गड़बड़ी देखकर, तो जो काम पहले हुआ है उसका उस वाले वाक्य को हम पहले ही लिख लेते हैं, इतनी गड़बड़ी देखकर। तो आफ्टर सीइंग ऑल दिस मेस, यह हमारा काम पहले हुआ है तो वाक्य के पहले ही रख लेंगे। तो आफ्टर सीइंग ऑल दिस मेस, उसके बाद कामा लगा लेंगे और लिखेंगे आई एम लूजिंग माई कूल। हम इस तरह के वाक्यों को जो लिखा गया है ये सिंपल सेंटेंस ही होते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जिनको जानकारी होगी वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो आफ्टर सीइंग ऑल दिस मेस आई एम लूजिंग माई कूल, जैसे होता है कि टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ने पर यू विल सी अ टेम्पल, तुम्हें एक मंदिर मिलेगा। आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ने के बाद माई फादर वेंट टू बाजार, मेरे पिताजी बाजार गए। तो इस तरह से दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो फिलहाल छोड़िए, यहाँ पर आफ्टर सीइंग ऑल दिस मेस, यहाँ सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही जोड़ करके इस वाक्य को बनाया गया है। हमारा अगला सेंटेंस है, अगर यह चलता रहा तो मैं अपना धैर्य खो दूंगा। अगर यह चलता रहा, अब देखिए यहाँ कीप्स ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन का यूज कर सकते हैं आप जो है। तो गोइंग ऑन की जगह कीपिंग ऑन, और फिर गोइंग ऑन की जगह कैरी ऑन, कैरिंग ऑन भी लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि यह अगर यह चलता रहा तो इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन, इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन, अगर यह चलता रहा, आई एम गोइंग टू लूज माई कूल, मैं अपना धैर्य खो दूंगा। आई एम गोइंग टू लूज माई कूल, मैं अपना धैर्य खो दूंगा। यहाँ पर ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, आई विल गो टू लूज माई कूल, आई विल गो टू लूज माई कूल, इस वाक्य को ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन, अगर यह चलता रहा, आई एम गोइंग टू लूज माई कूल, मैं अपना धैर्य खो दूंगा। हम इसको वाक्य के शुरू में भी रख सकते हैं आई एम गोइंग को, तो आई एम गोइंग टू लूज माई कूल इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन, आई एम गोइंग टू लूज माई कूल इफ़ दिस कीप्स गोइंग, यदि यह चलता रहा। अब यहाँ सारी यहाँ गोइंग ऑन होगा, गोइंग ऑन। तो आई एम गोइंग टू लूज माई कूल इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन, यदि यह चलता रहा। फिर दूसरा अगला वाक्य देखें, मुझे अब और सहन नहीं हो रहा है, मैं अपना आपा खो रहा हूँ। तो मुझे अब और सहन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखें इसको जो बनाएंगे, आई कांट टेक इट एनी मोर। टेक एक ऐसा शब्द है इंग्लिश का जिसके द्वारा हम बहुत तरह के वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं, और तब भिन्न भिन्न जगहों पर टेक का अर्थ लेना ही नहीं होता है, वह वाक्य स्ट्रक्चर और भाव के अनुसार टेक का अर्थ बदलता रहता है। तो मुझे अब और सहन नहीं हो रहा है, आई कांट टेक इट एनी मोर, मैं अपना आपा खो रहा हूँ, आई एम लूजिंग माई कूल, आई एम लूजिंग माई कूल, मैं अपना आपा खो रहा हूँ। तो आई कांट टेक एनी मोर, अब इसको देखें कांट क्यों लिखा गया, आप समझ सकते हैं कि जिस समय व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपना आपा खो रहा हूँ, तो उस कंडीशन में वह उस समय कह सकता है कि मुझे अब और सहन नहीं हो सकता, मैं अपना आपा खो रहा हूँ। तो यहाँ पर आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम लूजिंग माई कूल, इस यह जो है हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखें, जब उन्होंने मुझे झूठ कहा मैं अपना आपा खो बैठा। अब यहाँ देखें, मैं अपना आपा खो बैठा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। जब उन्होंने मुझे झूठ कहा, तो व्हेन दे कॉल्ड मी अ लायर, व्हेन दे कॉल्ड मी अ लायर, जब उन्होंने मुझे झूठ कहा। जब व्हेन दे उन्होंने और काल कहा, मी मुझे, अ लायर झूठ, जब उन्होंने मुझे झूठ कहा मैं अपना आपा खो बैठा। आई लूज का लास्ट हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, आई लास्ट माई कूल, मैं अपना आपा खो बैठा। तो इस तरह से आई एम लूजिंग माई कूल का उपयोग हमने बताया। तुम अपना आपा खो रहे हो, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि आई की जगह यू, वी, ही, शी, ई का यूज किया जा सकता है। तो तुम अपना आपा खो रहे हो, यू आर लूजिंग योर कूल। उसने अपना आपा खो दिया, ही लास्ट हीज कूल, ही लास्ट हीज कूल, उसने अपना आपा खो दिया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो ही हैज़ लास्ट हीज कूल, अगर फीमेल जेंडर की बात करें तो शी हैज़ लास्ट हर कूल हो जाएगा। ही हैज़ लास्ट हर कूल, और उसने अपना आपा खो दिया अगर फीमेल जेंडर की बात होती है तो शी हैज़ लास्ट हर कूल, उसने अपना आपा खो दिया है। फिर आगे देखें, तुम्हारी सलाह सुनकर वह अपना खो देगी।
तुम्हारी सलाह सुनकर वह अपना आपा खो देगी। तो तुम्हारी सलाह सुनकर, यह वाक्य पहले काम पहले हुआ है, यह वाक्य जो बता रहा है। तो ऑन हियरिंग योर एडवाइस, ऑन हियरिंग योर एडवाइस, तुम्हारी सलाह सुनकर, शी विल लूज हर कूल, वह अपना आपा खो देगी। अब यहाँ देखें सुनकर, तो हियर में आईएनजी जोड़ करके इसको पार्टिसिपल बना दिया गया और उसके पहले ऑन जोड़ दिया गया। तो ऑन हियरिंग योर एडवाइस शी विल लूज हर कूल। हम ऑन को अगर हटा देते हैं तब भी हमारा वाक्य सही होगा। हियरिंग योर लूज शी विल लूज, सॉरी, हियरिंग योर एडवाइस शी विल लूज हर कूल। आगे देखें, इस स्थिति में मैं अब और शांत नहीं रह सकता, मैं अपना आपा खो रहा हूँ। इस स्थिति में मैं अब और शांत नहीं रह सकता, मैं अपना आपा खो रहा हूँ। तो इसको बोलेंगे आई कांट स्टे काम, आई कांट स्टे काम इन दिस सिचुएशन। इस स्थिति में, इन दिस सिचुएशन, मैं अब और शांत नहीं रह सकता, आई कांट स्टे काम इन दिस सिचुएशन एनी मोर। एनी मोर मतलब अब और, एनी मोर का मतलब हो गया अब और। तो आई कांट स्टे काम इन दिस सिचुएशन एनी मोर, आई एम लूजिंग माई कूल, आई एम लूजिंग माई कूल। आई एम ब्लोन अवे, आई एम ब्लोन अवे। यहाँ पर देखें मैं हैरान हूँ, या इसको यूँ इसकी हिंदी निकाल सकते हैं मैं प्रभावित हूँ। दोनों इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं। आई एम ब्लोन अवे, तो मैं हैरान हूँ, मैं प्रभावित हूँ। अब यहाँ पर देखें हमारा पहला वाक्य है, उनकी प्रतिभा देखकर मैं हैरान हूँ। उनकी प्रतिभा देखकर मैं हैरान हूँ। तो आई एम ब्लोन अवे, हम इसको यूज करेंगे, आई एम ब्लोन अवे, उनकी प्रतिभा देखकर, बाय देयर टैलेंट। आई एम ब्लोन अवे बाय देयर टैलेंट, उनकी प्रतिभा देखकर मैं हैरान हूँ। अब यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, आपको दिमाग में आएगा कि देखने के लिए सीइंग का यूज़ नहीं किया गया। एक वाक्य को हम अपनी समझ, अपने ज्ञान और अपने प्रतिभा के बल पर, किसी एक वाक्य को हम कई वे में बोल सकते हैं, उसके कई रास्ते हो सकते हैं बोलने के। तो यहाँ पर उनकी प्रतिभा को देख करके आई एम ब्लोन अवे बाय देयर टैलेंट का ही यूज कर लिया गया। बाय देयर टैलेंट, उनकी प्रतिभा को देखकर। हम लिख भी सकते हैं कि आई एम ब्लोन अवे, आई एम ब्लोन अवे टू सी देयर टैलेंट। अब बाई की जगह टू सी का भी यूज कर सकते हैं, टू सी देखकर, या सीइंग देयर टैलेंट कर सकते हैं। टू सी की जगह, इन्फिनिटी की जगह सीइंग कर दीजिए। तो आई एम ब्लोन अवे बाय देयर टैलेंट, आप शुरू में भी बना सकते हैं कि सीइंग ही देयर टैलेंट, सीइंग देयर टैलेंट आई एम ब्लोन अवे। तो फिलहाल चलें, वो आगे हम चलते हैं। इस फिल्म की दृश्य देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। अब यहाँ देखिए, आई एम ब्लोन अवे का जो अर्थ लिया गया यहाँ पर हुआ मैं प्रभावित हूँ, यानी मैं प्रभावित हूँ। तो इस फिल्म के दृश्य को देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो पहले हम बनाएंगे मैं बहुत प्रभावित हूँ, आई एम ब्लोन अवे, आई एम ब्लोन अवे, मैं प्रभावित हूँ। क्या प्रभावित हूँ? इस फिल्म के दृश्य देखकर। तो बाय द विजुअल्स इन दिस मूवी, बाय द विजुअल्स इन दिस मूवी, इस फिल्म के दृश्य देखकर, यानी जो फिल्म दिखाया जा रहा है पर्दे पर, जो फिल्म चल रही है, तो उस चलते हुए फिल्म में जो दृश्य हैं उन दृश्य को देख करके मैं प्रभावित हूँ। तो बाय द विजुअल्स इन दिस मूवी लिखेंगे, बाय द विजुअल्स इन दिस मूवी, आई एम ब्लोन अवे बाय द विजुअल्स इन दिस मूवी। अगला हमारा वाक्य है, इस अद्भुत नज़ारे को देखकर मैं चकित रह गया। अब देखिए, मैं चकित रह गया, आप लिख सकते हैं आई वॉज आस्टोनिस्ड, आई वॉज शॉक्ड, मैं अचंभित हुआ, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं अचंभित था, मैं भौचक्का था। लेकिन हम इसका यूज न करके हम आई एम ब्लोन अवे का ही यूज करके बनाएंगे। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर मैं चकित रह गया, आई वॉज ब्लोन अवे, मैं चकित रह गया। अब देखें यहाँ पर मैं हैरान हूँ, मैं प्रभावित हूँ की जगह हमारा क्या आ गया, मैं चकित रह गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आई एम ब्लोन अवे का अर्थ हम मैं हैरान हूँ, मैं प्रभावित हूँ, यही हम निकाला है। वाक्य की बनावट, वाक्य स्ट्रक्चर के आधार पर हम शब्दों का हेर फेर बदल, शब्दों को जो है रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे शब्द से। तो इस अद्भुत नज़ारे को देखकर मैं चकित रह गया, आई वॉज ब्लोन अवे बाय द स्टनिंग व्यू, बाय द स्टनिंग व्यू, बाय द स्टनिंग व्यू। तो इस अद्भुत नज़ारे को देखकर, तो बाय द स्टनिंग व्यू, इस अद्भुत नज़ारे को देखकर आई वॉज ब्लोन अवे, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो लिखेंगे बाय द स्टनिंग व्यू,
बाई द स्टनिंग व्यू, कामा लगा देंगे, आई वॉज ब्लोन अवे, मैं चकित रह गया। तो इस अद्भुत नज़ारे को देखकर मैं चकित रह गया। आई वॉज ब्लोन अवे बाई द स्टनिंग व्यू। हमारा अगला वाक्य है, तुम्हारे काम की गुणवत्ता देखकर मैं हैरान हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं हैरान हूँ आया, तो आई एम ब्लोन अवे, यानी आई एम ब्लोन अवे, और फिर तुम्हारे काम की गुणवत्ता देखकर, तो देख कर के लिए हम लिखेंगे फिर वही चीज़, बाई द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, बाई द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, आई एम ब्लोन अवे बाई द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, मैं तुम्हारे काम की गुणवत्ता को देखकर हैरान हूँ, यानी तुम्हारे काम की गुणवत्ता देखकर मैं हैरान हूँ। आई एम ब्लोन अवे बाई द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। हमारा अगला वाक्य है, तुम्हारी प्रस्तुति ने मुझे हैरान कर दिया है। तुम्हारी प्रस्तुति ने मुझे हैरान कर दिया है। तो अब देखिए, योर प्रेजेंटेशन हैज़ ब्लोन मी अवे, योर प्रेजेंटेशन, तुम्हारी प्रस्तुति ने, यह हमारा वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, मुझे हैरान कर दिया है, हैज़ ब्लोन मी अवे, योर प्रेजेंटेशन हैज़ ब्लोन मी अवे, तुम्हारी प्रस्तुति ने मुझे हैरान कर दिया है। तो योर प्रेजेंटेशन हैज़ ब्लोन मी अवे, हैज़ ब्लोन मी अवे, तुम्हारी प्रस्तुति ने मुझे हैरान कर दिया है। तो इस तरह से आपने आई एम ब्लोन अवे का उपयोग करके वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज पर। तीसरा जो है, आई एम इन फॉग, आई एम इन फॉग, मैं उलझन में हूँ, मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा। आई एम इन फॉग का मतलब हुआ मैं उलझन में हूँ, मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा। इसको आप इस वे में भी कोई बोल सकते हैं कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, और कन्फ्यूज़ की हिंदी जो है आप उलझन में या अस्पष्ट रूप से, या मन में कोई शंका है कि उस चीज़ का, समस्या का या किसी बात का मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूँ, और मन जो है आगे पीछे चल रहा है, जिसको हम कंफ्यूज करना, उलझन में बने रहना, अस्पष्ट रहना, अस्पष्ट न रहना, या संदेह की स्थिति में बने रहना, आगे पीछे मन के दौड़ने की स्थिति में बने रहना। तो ये कन्फ्यूज़ के कई हिंदी मीनिंग्स होते हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो उलझन वाली बात नहीं है कि हम कन्फ्यूज़ की हिंदी क्या निकालें। तो आई एम इन फॉग, मैं उलझन में हूँ, यानी मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो आइए वाक्यों के माध्यम से इस चीज़ जो है आई एम इन फॉग को भी समझते हैं। इस स्थिति को समझने में मैं उलझन में हूँ, इस स्थिति को समझने में मैं उलझन में हूँ। तो पहले हम यही लिखेंगे, मैं उलझन में हूँ। आई एम इन अ फॉग, आई एम इन अ फॉग, यानी आई एम इन अ फॉग। फिर क्या हुआ इस स्थिति को समझने में, तो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, ट्राइंग हमने जीरन बना दिया क्योंकि यहाँ टू अंडरस्टैंड, अगेन यह इन्फिनिटिव आ रहा है, तो ट्राई के पहले टू ट्राई और टू अंडरस्टैंड हम नहीं लिखेंगे, ट्राइंग ही पहले बना देंगे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो आई एम इन अ फॉग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, इस स्थिति को समझने में, समझने का मतलब हुआ ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड को कर दिया गया ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो आई एम इन अ फॉग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। इस सवाल का उत्तर मुझे बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है, इस सवाल का उत्तर, यही हमारा सब्जेक्ट है इस वाक्य का। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल का उत्तर, द आंसर टू दिस क्वेश्चन मुझे बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है, इज़ नॉट क्लियर टू मी, इज़ नॉट क्लियर टू मी, आई एम इन अ फॉग, मैं संदेह की स्थिति में हूँ, मैं उलझन में बना हुआ हूँ कि इस सवाल का उत्तर मुझे बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल का उत्तर, इज़ नॉट क्लियर टू मी, मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, आई एम इन अ फॉग, मैं इस विषय पर पूरी तरह से भ्रमित हूँ। अब देखिए आई एम इन फॉग, तो यहाँ उलझन में स्पष्ट नहीं हो रहा, फिर आगे क्या है, भ्रमित हूँ, भ्रमित हूँ को भी हम लिखेंगे आई एम इन अ फॉग, चाहे आप उसको कन्फ्यूजन कहें, चाहे भ्रमित कहें, चाहे जो है अस्पष्ट कहें। तो आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, मैं इस विषय पर पूरी तरह से भ्रमित हूँ, आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड ऑन दिस टॉपिक, इस विषय पर, ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक, इस विषय पर, और आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ, आई एम इन अ फॉग। तो आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड ऑन दिस टॉपिक, आई एम इन अ फॉग, मैं इस विषय पर पूरी तरह से प्रभावित
हूँ, भ्रमित हूँ, सारी प्रभावित नहीं, भ्रमित हूँ। चीज़ें इतनी पेचीदी हो गई हैं कि मैं स्पष्ट नहीं सोच पा रहा हूँ। चीज़ें इतनी पेचीदी हो गई हैं कि मैं स्पष्ट नहीं सोच पा रहा हूँ। अब यहाँ देखें, चीज़ें इतनी पेचीदी हो गई हैं, तो चीज़ें हमारा सब्जेक्ट है। तो थिंग्स हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड, थिंग्स हैव बिकम हो गई हैं इतनी पेचीदी, सो मीन्स इतनी, और कॉम्प्लिकेटेड मीन्स पेचीदी, या उसको कहते हैं कि जाल माल वाली। तो थिंग्स हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड, चीज़ें इतनी पेचीदी हो गई हैं, दैट आई एम इन अ फॉग, कि मैं स्पष्ट नहीं सोच पा रहा हूँ। दैट आई एम इन अ फॉग, यानी आई एम इन अ फॉग। थिंग्स हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई एम इन अ फॉग, चीज़ें इतनी पेचीदी हो गई हैं कि मैं स्पष्ट नहीं सोच पा रहा हूँ। इस मामले में मेरी सोच धुंधली हो गई है। तो मेरी सोच धुंधली हो गई है, हम पहले इसी को बनाएंगे, माई थिंकिंग ऑन दिस मैटर। मेरी सोच जो है धुंधली हो गई है इस मामले में, तो इस मामले में ऑन दिस मैटर, और माई थिंकिंग मेरी सोच, तो मेरी सोच, माई थिंकिंग इस मामले में ऑन दिस मैटर, माई थिंकिंग ऑन दिस मैटर हैज़ बिकम अनक्लियर, धुंधली हो गई है, आई एम इन अ फॉग, I am in a fog. My thinking on this matter has become unclear. I am in a fog. इस मामले में मेरी सोच धुंधली हो गई है, मैं स्पष्ट नहीं सोच पा रहा हूँ। तो इस तरह से देखें, आई एम इन ए फॉग का भी हमने 5 वाक्यों को लेकर के स्पष्ट किया है, और इनको सीख करके आप अपने इंग्लिश को इतनी स्ट्रांग बना सकते हैं कि सामने वाले के सामने बोल करके उसको भी आप अचंभित कर सकते हैं, भौचक्का कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज। दैट काट मी ऑफ गार्ड, दैट काट मी ऑफ गार्ड, दैट काट मी ऑफ गार्ड, वह मुझे अचानक चौंका गया। दैट काट मी ऑफ गार्ड, वह मुझे अचानक चौंका गया, इसकी हिंदी होगी। और फिर तुम्हारा प्रश्न मुझे अचानक चौंका गया, यह पहला वाक्य हमने लिया है, तुम्हारा प्रश्न मुझे अचानक चौंका गया। योर क्वेश्चन काट मी ऑफ गार्ड, योर क्वेश्चन तुम्हारा प्रश्न, काट मी ऑफ गार्ड मुझे अचानक चौंका गया। तो अब यहाँ देखें, हमने जो लिखा है दैट काट मी, तो दैट की जगह हम किसी भी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो दैट की जगह हमने लिखा योर क्वेश्चन, तो योर क्वेश्चन काट मी ऑफ गार्ड। यहाँ मी जो है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ भी हो सकता है, मी, हिम, शी, मी, हिम, हर, राम, मोहन, सीता, गीता, यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो योर क्वेश्चन काट मी ऑफ गार्ड, तुम्हारा प्रश्न मुझे अचानक चौंका गया। उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया, उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। तो तुम्हारा प्रश्न मुझे अचानक चौंका गया, तो दैट की जगह, यहाँ जो दैट है हम दैट की जगह लिख लेंगे योर क्वेश्चन, और फिर काट मी ऑफ गार्ड। फिर उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया, उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। तो अब यहाँ दैट की जगह हम उसकी प्रतिक्रिया लिखेंगे, तो हिज रिएक्शन, हिज रिएक्शन, और पूरी तरह से कंप्लीटली, क्योंकि हमारा मेन वर्ब काट है, तो काट के पहले जो एडवर्ब आते हैं, जबकि हमारा वाक्य में केवल मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब में अगर हम उसमें सहयोग लिख रहे हैं एडवर्ब का, तो उस एडवर्ब को हम जो है मेन क्रिया के पहले ही लिखते हैं। तो हिज रिएक्शन कंप्लीटली काट, और उसके बाद मी ऑब्जेक्ट हो ही गया, तो हिज रिएक्शन कंप्लीटली काट मी ऑफ गार्ड। हमारा अगला वाक्य है, इस खबर ने मुझे बिना तैयारी के पकड़ लिया, इस खबर ने मुझे बिना तैयारी के पकड़ लिया। तो दिस न्यूज़ हो गया काट मी ऑफ गार्ड, इस खबर ने यानी दिस न्यूज़ मुझे में बिना तैयारी के पकड़ लिया, काट मी ऑफ गार्ड, इस खबर ने मुझे बिना तैयारी के पकड़ लिया, दिस न्यूज़ काट मी ऑफ गार्ड। हमारा अगला वाक्य है, जब उसने मुझे बुलाया मैं पूरी तरह से चौंक गया, जब उसने मुझे बुलाया, तो व्हेन शी कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया, व्हेन शी कॉल्ड मी, मैं पूरी तरह से चौंक गया, आई वॉज काट ऑफ गार्ड, व्हेन शी कॉल्ड मी आई वॉज काट ऑफ गार्ड, मैं पूरी तरह से चौंक गया। अब इसमें देखें, इसमें भी पूरी तरह से आया हुआ है, तो पूरी तरह से को हम क्या लिखेंगे, जो हमारा यह मेन वर्ब काट है और जो हेल्पिंग वर्ब वाज है, इसके बीच में हम यहाँ कंप्लीटली लिख लेंगे, कंप्लीटली।
तो मैंने इसको छोड़ा था समझाने के लिए ताकि मैं इस चीज़ को समझा करके लिख सकूं। तो व्हेन शी कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया, आई वाज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अब यहाँ पर कंप्लीटली एडवर्ब को रखेंगे। तो आई वाज कंप्लीटली कॉट मी ऑफ गार्ड। आगे चलें। उसका अचानक आना मुझे चौंका गया। उसका अचानक आना मुझे चौंका गया। तो उसका अचानक आना, तो हिज सडन अराइवल, हिज सडन अराइवल काट, हिज सडन अराइवल, उसका अचानक आना, काट मी ऑफ गार्ड, मुझे चौंका गया। उसका अचानक आना मुझे चौंका गया। हिज सडन अराइवल काट मी ऑफ गार्ड। पांचवा देखिए, आई एम चिलिंग, मैं आराम कर रहा हूँ। आई एम चिलिंग, मैं आराम कर रहा हूँ। आई एम चिलिंग, मैं आराम कर रहा हूँ। तो इसको देखें किस तरह से बनाएंगे। आज मैं सिर्फ घर पर आराम कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ घर पर आराम कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट चिलिंग। अब यहाँ पर देखें जस्ट भी एडवर्ब है और इस एडवर्ब को भी हम मेन वर्ब चिलिंग और जो यहाँ पर एम है, छिप में एम हेल्पिंग वर्ब, इसके बीच में हम जस्ट को रख लेंगे। तो हेल्प, जब भी एडवर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। तो आज मैं सिर्फ घर पर आराम कर रहा हूँ। आई एम जस्ट चिलिंग एट होम टुडे। हमारा अगला वाक्य है, दोस्तों के साथ समय बिताकर मैं आराम कर रहा हूँ। आई एम चिलिंग विथ माई फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ समय बिताकर मैं आराम कर रहा हूँ। आई एम चिलिंग विद माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कहेंगे समय बिताने के लिए हमने कुछ नहीं लिखा। आप इस बात को ध्यान में रखें, जो भी है मैं आराम कर रहा हूँ दोस्तों के साथ समय बिताकर। तो दोस्तों के साथ समय मैंने बिताया और फिर दोस्तों के साथ मैं आराम कर रहा हूँ। तो हमें समय बिता कर के लिए हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू राइट इट। तो आई एम चिलिंग विथ माई फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ समय बिताकर मैं आराम कर रहा हूँ। तो अगला वाक्य है, काम से ब्रेक लेकर मैं आराम कर रहा हूँ। तो काम से ब्रेक लेकर, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, काम से ब्रेक लेकर, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, काम से ब्रेक लेकर, आई एम चिलिंग, मैं आराम कर रहा हूँ, यानी आई एम चिलिंग। टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, आई एम चिलिंग। हमारा अगला वाक्य है, एक कप कॉफ़ी के साथ मैं पूरी तरह आराम कर रहा हूँ। एक कप कॉफ़ी के साथ मैं पूरी तरह आराम कर रहा हूँ। तो आई एम चिलिंग, आई एम चिलिंग, मैं आराम कर रहा हूँ विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी के साथ। यानी एक कप कॉफ़ी मैंने ले लिया है या मैं ले रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं पूरी तरह से आराम भी कर रहा हूँ। तो आई एम चिलिंग विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, आई एम चिलिंग विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी के साथ मैं पूरी तरह से आराम कर रहा हूँ। तो अब यहाँ देखें, जो पूरी तरह से है आप एम और चिलिंग के बीच में यहाँ जो है कंप्लीटली का आराम से लिख लेंगे, कंप्लीटली। यह हो जाएगा, आई एम कंप्लीटली चिलिंग विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। छुट्टी के दिन मैं बस आराम कर रहा हूँ। छुट्टी के दिन मैं बस आराम कर रहा हूँ। तो छुट्टी के दिन, तो ऑन माई डे ऑफ, डे ऑफ का मतलब ही हो गया छुट्टी का दिन होना। डे ऑफ उसको हम कहते हैं दिन, उस दिन की छुट्टी होना। तो ऑन माई डे ऑफ, छुट्टी के दिन, आई मैं एम जस्ट चिलिंग, आई एम जस्ट चिलिंग। अब यहाँ पर देखें जो बस एडवर्ब आया हुआ है इसके लिए जो जस्ट का यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब एम और मेन वर्ब चिलिंग के बीच में यूज किया गया। और जस्ट माने मैं बस, बस का मतलब हुआ कि जैसे अभी मैं आराम कर रहा हूँ, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। छुट्टी के दिन मैं अभी आराम कर रहा हूँ या मैं बस आराम कर रहा हूँ। तो ऑन माई डे ऑफ आई एम जस्ट चिलिंग। आई एम टॉर्न बिटवीन, तो मैं दो विकल्पों में उलझा हुआ हूँ। जब दो विकल्प हो और उन दो विकल्पों में से चयन करने की स्थिति न बन पा रही हो, उसका सिलेक्शन करने की स्थिति न बन पा रही हो, तो हम कहेंगे कि हम दो विकल्पों के बीच में उलझे हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है और जाने के दो रास्ते हैं और आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं इस रास्ते से जाऊं कि उस रास्ते से जाऊं, मैं पढ़ूं कि न पढ़ूं, मैं खेलूं कि सोऊं, मैं गाऊं कि नाचूं। तो इस तरह से जहां दो विकल्प हों और दो विकल्पों का आप चयन किसी वजह से न कर पा रहे हों, किसी कारणवश न कर पा रहे हों, तो उस स्थिति में हम यूज करते हैं आई एम टॉर्न बिटवीन, मैं दो विकल्प
विकल्पों के बीच में उलझा हुआ हूँ। तो जो विकल्प आएगा उसको हम बिटवीन के बाद लिख लेंगे। जैसे पहला वाक्य, मैं नौकरी और पढ़ाई के बीच में उलझा हुआ हूँ, कि नौकरी करूँ कि पढ़ाई करूँ, पढ़ाई करूँ कि नौकरी करूँ। तो अब यहाँ देखें, मैं उलझा हुआ हूँ, दो विकल्पों में उलझा हुआ हूँ। आई एम टर्न बिटवीन, आई एम टर्न बिटवीन, मैं उलझा हुआ हूँ। कौन से दो विकल्प हैं? वर्क, नौकरी या नौकरी यानी कार्य, और पढ़ाई एंड स्टडीज। तो आई एम टर्न बिटवीन वर्क एंड स्टडीज, मैं नौकरी और पढ़ाई के बीच में उलझा हुआ हूँ। हमें अगला वाक्य देखें, मुझे नहीं पता कि किस रास्ते पर जाऊँ, मैं उलझा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इसको लिखेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। विच वे टू गो, किस रास्ते पर जाऊँ, मैं उलझा हुआ हूँ। आई एम टर्न बिटवीन ऑप्शंस, जो रास्ते हैं उन दोनों रास्तों के ऑप्शंस में मैं मुझे उलझा हुआ हूँ, उनके विकल्प पर, उनके चयन में मैं उलझा हुआ हूँ। तो आई एम टर्न बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, किस रास्ते पर जाऊं, या रास्ते एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो मोर देन वन पाथ हो जाएगा। तो आई एम टर्न बिटवीन ऑप्शंस, मुझे नहीं पता कि किस रास्ते पर जाऊं, मैं उलझा हुआ हूं। तो आई डोंट नो विच वे टू गो, आई एम टर्न बिटवीन ऑप्शंस। अगला देखें, इस अवसर और परिवार के बीच मुझे कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, यानी यहाँ पर देखें मुझे कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू जस्ट टेकिंग अ रिजल्ट, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन हम इसको इडियमेटिक रूप में लिख रहे हैं। तो इस अवसर और परिवार के बीच मुझे कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। आई एम टर्न बिटवीन दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर एंड माई फैमिली, और मेरे परिवार। आई एम टर्न बिटवीन, मैं दो विकल्पों में उलझा हुआ हूँ। कौन से दो विकल्प हैं? इस अवसर, दिस अपॉर्चुनिटी, एंड माई फैमिली, और अपने परिवार के बीच। तो आई एम टर्न बिटवीन दिस अपॉर्चुनिटी एंड माई फैमिली। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं शहर में रहूं या गांव में, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। मैं शहर में रहूं या गांव में, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। तो आई एम टर्न बिटवीन, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मैं दो विकल्पों के बीच में उलझा हुआ हूं। तो आई एम टर्न बिटवीन लिविंग, रहने के लिए, कहाँ रहने के लिए? इन द सिटी, शहर में, आर द विलेज, गांव में। हम द विलेज के पहले अगेन यहाँ इन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रीपोजिशन की पुनरावृत्ति नहीं करते। विशेष कंडीशन में ही हम जो है प्रीपोजिशनों की पुनरावृत्ति करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। आई एम टर्न बिटवीन लिविंग इन द सिटी आर द विलेज, आई एम टर्न बिटवीन लिविंग इन द सिटी आर द विलेज। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, मैं दो अलग अलग सलाह के बीच में उलझा हुआ हूँ। मैं दो अलग अलग सलाह के बीच में उलझा हुआ हूँ। तो आई एम टर्न बिटवीन टू डिफरेंट पीसेज ऑफ एडवाइस, आई एम टर्न बिटवीन टू डिफरेंट पीसेज ऑफ एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह, और फिर हो जाएगा पीसेज, डिफरेंट पीसेज ऑफ एडवाइस, सलाह के टुकड़े होते हैं, वो इस नाते वहाँ हम डिफरेंट पीसेज ऑफ एडवाइस ही लिखते हैं। तो आई एम टर्न बिटवीन टू डिफरेंट पीसेज ऑफ एडवाइस, मैं दो अलग अलग सलाह के बीच में उलझा हुआ हूँ। तो इस तरह से आपने कुल 6 यानी 6 इडियोमेटिक सेंटेंसेस का यूज करके उसके आधार पर कुल करीब करीब 6×25 यानी कुल 30, और एक्स्ट्रा में 2, 4, 5 और रहे, तो नियर अबाउट 35 सेंटेंसेस को आपने इन 6 इडियोमेटिक सेंटेंसेस का यूज करके आपने जो है सीखा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए देखा है, तो इसके लिए आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद देने योग्य हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए भी कि आप जो है मेरी वीडियो को देखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन से समय समय पर मिलते रहें, और आप मेरे इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश की अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। और वीडियो को शेयर करना और लाइक कमेंट करना भी न भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को देखते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।